नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह क्लियर किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक साल में गिर जाएगी। एक दो महीना इधर, एक दो महीना उधर। राहुल गांधी ने इसके कारण बताए, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, भारत जिन संकटों में जूझ रहा है, जिस तरह से युवाओं के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है और जिस तरह से सबके हक मारे जा रहे हैं, देश की संपत्तियां चोरी की जा रही, अडानी अंबानी जैसे अपने चहेते पूंजीपतियों को सब कुछ सौंपा जा रहा है, देश के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, धांधली की जा रही है और देश का, आपका, हमारा सबका धन लूट करके चंद लोगों को सौंपा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए एक बुरे हालात बनने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वातावरण भी नरेंद्र मोदी ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है। भारत की अर्थनीति इतनी फेल हो गई है कि अर्थव्यवस्था हमारी सच में आज मृत अर्थव्यवस्था बन गई, यानी डेड इकोनॉमी बन गई और हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, हमारे हाथ से जा रहा है। इसके सारे सबूत आज भारत के पास मौजूद है, देश के पास मौजूद है, डेटा मौजूद है। लेकिन इसको राहुल गांधी जब उत्तराखंड जा रहे थे तो उत्तराखंड में वो जब पहुंचे तो वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद बताया गया मौसम खराब है, जिसके कारण राहुल गांधी अमरोहा की रैली में बीच से ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी के लिए वहां की जनता इस तरह से पूरी तरह से खचाखच उनके इंतजार में थी। तो राहुल गांधी को लगा कि अब उनके साथ बात तो करनी चाहिए। राहुल गांधी ने उनके साथ में बात की, वीडियो के जरिए, फोन के जरिए, और उन्हें संबोधित किया और बताया कि आज क्या हालात है। सुन लीजिए। अगर आपने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एक व्यक्ति को पकड़ा दिए, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? अगर आपने सारे के सारे डिफेंस इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्यूनिशन के कॉन्ट्रैक्ट्स एक व्यक्ति को पकड़ा दिए, ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? ये बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट है। और एक ही कारण है इसका कि प्रधानमंत्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी जी के साथ जुड़ा है और इसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फंसाया है। तो अब आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने बता दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे खतरे में नरेंद्र मोदी ने डाली है, सिर्फ अपने जो आर्थिक मॉडल के लिए। जो उनका आर्थिक मॉडल है वो असल में अडानी है और उसको उन्होंने देश का सब कुछ सौंप दिया है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं वो सारे उसे दे दिए। और जब दे दिए हो तो अब आप बताइए, इसके बाद में आप देश की सुरक्षा की बात करेंगे, देश के भविष्य की बात करेंगे और देश की विदेश नीति की बात करेंगे। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे सरेंडर, घुटनों पर है। जो वहां से आदेश होता है वही पूरा करते हैं। उसका एक उदाहरण देख लीजिए। अभी अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आया था और उसने कहा था, उसने घोषणा की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी, न भारत सरकार ने बुलाया। उसने घोषणा की कि वियतनाम की जो कार्यवाहक वहां की राष्ट्रपति है, यानी जो खुद अमेरिका की कहा जाता है पिट्ठू है, वो भारत आएंगे और भारत उनके साथ समझौता करेगा। आप ये देख लीजिए जो राहुल गांधी कहते हैं, ये वो भारत आ गई और नरेंद्र मोदी उनके स्वागत में बिछ गए। ये देख लीजिए, ये है स्थिति। यानी नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कैसे सरेंडर है अमेरिका के आगे, ये इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। और यह सबूत बताता है कि अमेरिका जो कहता है उनका, चाहे छोटा से छोटा मंत्री कह दे, वहां का जो है उपराष्ट्रपति कह दे, वहां का अफसर कह दे या वहां का राष्ट्रपति कह दे, तो नरेंद्र मोदी वही जी हुजूर करके उसका पालन करते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया
कि ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने यही किया। हम बड़ी बहादुरी से हमारी सेना लड़ रही थी, जवाब दे रही थी, लेकिन अचानक एकदम से संदेश आता है और नरेंद्र मोदी सीज फायर, जी सर, सीज फायर हो गया। जैसे आर्मी में आदेश आता है सट से खड़े हो जाते हैं, वही स्थिति नरेंद्र मोदी खड़े हो गए और कहा साहब सरेंडर। पूरी दुनिया में भारत की जो बेइज्जती हुई है, उसे पता चल रहा है कि भारत को जो एक संप्रभु देश बनाया गया था, आज नरेंद्र मोदी ने उसे गुलाम देश बना दिया। इन सब से राहुल गांधी लड़ रहे, बड़ी गंभीरता से लड़ रहे। राहुल गांधी बार बार बताते रहे कि नरेंद्र मोदी ने चंद पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप दिया। अडानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों के जो है लाखों करोड़ों रुपया लोन के माफ कर दिए और बहुत कुछ बताया। लोग शोर मचाते थे। अब तो सेबी ने एक चीज बता दी कि नरेंद्र मोदी का एक चहेता है राजेश मेहता, ज्वेलरी और तमाम सारे इसके बिजनेस करता है, बड़ा एक्सपोर्टर है, और राजेश एक्सपोर्ट्स के नाम से जो उसका धंधा चलता है, उसने अपनी कंपनी को 99% फर्जी प्रॉफिट दिखा करके और जो किया, उसका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने LIC से कहा कि उसके शेयर ले लो। इसी तरह सरकार की कई कंपनियों से जिनमें आपका पैसा लगाए किसी और का, तो उन सबको कराया और उसके बाद जो उसने पूरा ये धंधा किया वो 15.25 लाख करोड़ रुपए का, 15.25 लाख करोड़ रुपए का महाघोटाला किया है। कहीं शोर मचा है क्या? कोई शोर मचा रहा है, कोई लड़ रहा है, कहीं चैनल्स पे डिबेट छिड़ी हुई है? पूरा शेयर बाजार से लेके सारा ऑडिट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सारी व्यवस्था, वित्त मंत्रालय, सब डगमगा गए। भारतीय शेयर बाजार से लेके सब में वो आ गया है और ये सेबी से ही पता चला है, किसी और से नहीं। तो गोल्ड के और ज्वेलरी के इस कारोबारी को जो गुजराती है, इसको किस तरह से नरेंद्र मोदी ने बेनिफिट दिया। कांग्रेस सरकार में इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आते ही, 2013 की बात, नरेंद्र मोदी सरकार आते ही उसे बचा भी दिया गया और उसके धंधे को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो अब सवाल उठता है कि इतने सालों से, 12 सालों से ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, क्या कर रही थी सेबी इतने सालों से, और सब क्या कर रहे थे जो विदेशी सारे निवेश और कंपनियों का देखते हैं, वो क्या कर रहे थे? क्योंकि इसकी कंपनी जो सेल कंपनी है वो स्विस में रजिस्टर्ड और इसका पैसा सब स्विस बैंक में जा रहा है। यानी भारत से पैसा लूटो और स्विस बैंक में जमा कर दो। इतना बड़ा काले धन का धंधा ये कर रहा था। जब इस तरह से हो जाती है तो सवाल उठता है कि हमारे पास क्या सरकार है? तो सरल भाषा में कि भारत में बैठी कंपनी कह रही है कि हमारी विदेशी कंपनी बहुत बड़ी कमाई हो रही, और विदेशी कंपनी अपने दस्तावेज उस दावे से क्या मजबूत नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके भारत सरकार में कुछ नहीं, कागजों पर बिक्री, कागजों में खरीद, कागजों में सब चल रहा था और वो लूट रहा था, सरकार उसको धंधा दे रही थी। साहब ये है गुजरात मॉडल, और ये मॉडल नरेंद्र मोदी ने खेला। इसका नतीजा ये हुआ कि आज देश का बड़ा धन चला गया है उस शख्स के पास। अब देख लीजिए इसको, ये शख्स है, ये चूंकि आप समझते हैं आजकल कि वो पैसा दे रहा होता है, तमाम सारे और बेनिफिट दे रहा होता है पार्टी को, तो ये होता है। ये दुर्भाग्य लगातार लिखा जा रहा है, और जब ये दुर्भाग्य लिखे जा रहे हो तो चर्चा और भी बनती है। दुखद स्थिति है कि हमारे यहां बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। उनके माँ बापों ने भी नहीं सोचा, वो मोदी मोदी करते, सनातन धर्म की रक्षा करते और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते रहे। तो ऐसे ही एक बच्चे ने आज फिर अपना जीवन खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। नीट की उसने तैयारी की थी, परीक्षा दी थी, वो इतना टूट गया कि आज उसने लिखा, नागपुर में है वो बच्चा,
और इत्तेफाक से वही सनातनी बच्चा है। तो वो लिखता है, यह लिख करके सुसाइड नोट, कि दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है, और वो नीट की परीक्षा देने के पहले ही जान दे के चला गया, इस दुनिया से चला गया। आप सोचिए, सुसाइड नोट में उसने जो लिखा है, उसके पिता ने भी कर्ज लेके तैयारी कराई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पिता का सामना कर सके। जब यह स्थिति होती है तो हमें आपको बार बार सोचना चाहिए कि कहां ले आए। इसके पहले आधा दर्जन बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। ये देख लीजिए कुछ के, ये स्थिति। तो इनमें अंशिका चतुर्वेदी है, मध्य प्रदेश की थी। राहुल गांधी जो आर्थिक मदद कर सकते थे उसको भेजी। इसी तरह प्रदीप मेघवाल, उसके परिवार को कर सकते थे, वो भेजी। ऋतिक मिश्रा तो यही कह के मर गया, अब बहुत हो गया, अब मेरी हिम्मत नहीं है। लखीमपुर खीरी का था, सब सनातनी है, एक भी ऐसा नहीं है जो सनातनी नहीं। इसके अलावा भाग्यश्री कर्नाटक में, उसने अपना जीवन खत्म कर लिया। इसी तरीके से हेगड़े है लड़का गोवा में, उसने अपना जीवन दे दिया, वो भी सनातनी है। और इसी तरह से दिल्ली में अंशिका पांडे, उसने अपना जीवन दे दिया। तो अब आप समझ सकते हैं ये जितने मर रहे हैं उन्हीं सनातनियों के मर, और जब इन सनातनियों के मर रहे हो तो आप समझ सकते हैं। उधर आप देख ही रहे, सीबीएसई की परीक्षा में भी इसी तरीके से धांधली की गई। एक कंपनी को ठेका देने के लिए, उसको लाभ कमवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जबरन एक हफ्ते के भीतर ओएसएम प्रणाली से कॉपी चेक करने का सिस्टम बनवाया। वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी, जो कंपनी फेल हो चुकी थी 2019 में, उसको दिया गया। और उसका यह नतीजा हुआ कि आप देख लीजिए दैनिक भास्कर की खबर, हैकर्स जो है उसको पूरे को हैक कर रहे हैं, सीबीएसई की साइट को, और सारा डेटा ले जा रहे हैं, खुलेआम डेटा बिक रहा। अब आप ये समझिए, डेटा प्राइवेसी रूल नरेंद्र मोदी लागू करते हैं और स्थिति ये होती है कि इस तरह से किया जाता है। तो ये जो महा घोटाले हो रहे हैं, इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। यूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। आप देखिए कैसे मारा जा रहा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के। ये कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, जो मार खा रहे हैं। ये है बच्चे जिनकी ये हालत हो गई, इस तरह से उनकी किसी की टांग तोड़ दी गई, किसी कुछ हो गया। ये है बच्चे जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब कांग्रेसी। और जब ये लड़ रहे हो तो उसके बाद में कांग्रेस पर हमला बोला जाता है, कांग्रेस पर ये किया। इस पर बात कोई नहीं करता कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को लाभ देने के लिए क्या क्या गुनाह किए हैं, कैसे देश को गिरवी रखा है और देश का पैसा वो कर रहे हैं। तो एक तरफ पूंजीपतियों को लुटवा रहे हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को सब दे रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैक्स लगाने जा रहे हैं और एक्स्ट्रा टैरिफ। अब आप ये सोच लीजिए, ये स्थिति है कि जिसको हम लाभ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके हर आदेश का पालन कर रहे हैं, वो हमें लाभ नहीं दे, वो हमारा सब कुछ लूट रहा है, हमारा सब कुछ छीन रहा है। तब आता है कि फिर लड़ेगा कौन? तो लड़ते हैं राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी लड़ते हैं तो राहुल गांधी पर हमला शुरू हो जाता है। जी हां, हमला शुरू हो जाता है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को और सबको गाली दी जाती। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कांग्रेस बीजेपी एक। तो आज इसी पर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक है क्या? कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है, राहुल गांधी खुल के बोल रहे हैं, अडानी अंबानी पर बोल रहे हैं, सब पर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देश बचाना चाहते हैं, लेकिन उन पर हमला किया जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, अकेले कांग्रेस ही है जिसने आज तक बीजेपी को, आरएसएस को कभी भी साथ नहीं आने दिया। जब देश आजाद हुआ था, इनके गोवालकर ने चिट्ठी लिखी थी, पंडित नेहरू ने स्पष्ट मना कर दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जीवित थे, मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हम राष्ट्र निर्माण में आपके साथ आना चाहिए। और उनका नहीं, आपकी नफरती सोच, आपकी देश को तोड़ने की सोच, आपकी एक तरफा सोच हमारे आइडिया ऑफ इंडिया से मेल नहीं खाती, इसलिए आपके साथ हम नहीं आते।
आपका साथ भी नहीं ले सकते। ये झूठ प्रचार करते हैं कि 1963 की परेड में हमने हिस्सा लिया था। कोई परेड में हिस्सा नहीं लिया था। उस साल परेड हुई नहीं थी, तो नागरिकों को परेड निकालने की छूट दी गई। तो इस कारण से इन्होंने अपने आप को निकाला और उसी का क्रेडिट ले लेते। कोई परेड नहीं, इनको शामिल नहीं किया गया, पहली बात। तो उस समय पंडित नेहरू ने बड़ा स्पष्ट वो लिया कि कोई बात नहीं, हमें नुकसान हो, लेकिन हम आरएसएस का जनसंघ का साथ नहीं लेंगे। लेकिन उनके साथ कौन गया? उनके साथ बाकी सारे दल गए, एक भी दल बाकी नहीं। सबसे पहले उनके साथ खड़े हुए समाजवादी, वही समाजवादी, वही लोहिया ने कहा कांग्रेस को हराने के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिला सकता हूं, और वो आरएसएस के साथ खड़े हो गए, जनसंघ के साथ खड़े हो गए। तो 1967 में जिस तरह से हुआ, 1967 में समाजवादी और ये एक होकर के खड़े थे। उसी समय पहली बार मुलायम सिंह यादव उसी के समर्थन से विधायक बने थे, यह भी जान ली। और फिर जो वामपंथी दल है वो भी कई बार एक साथ आए, चाहे 1967 की बात हो, चाहे 1977 की बात हो, चाहे 1989 की बात हो। यानी कई मौके हैं जब वो साथ आकर के खड़े हुए, एक साथ वामपंथी और दक्षिणपंथी आके खड़े हुए कांग्रेस को हराने के लिए। जी हां, ये इतिहास है, और कांग्रेस कभी भी उनके साथ नहीं है। तो यह अपने आप में इतिहास है कि जो सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने शक्ति दिखाई थी और गोलवलकर को जो जवाब दिया था, वही बात। इधर आप बार बार गाली देते हैं कांग्रेस को, तो अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस आपसे कभी भी समझौता नहीं करती। लेकिन आप फिर देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है और शरद पवार है, ये तीनों आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ खड़े हुए, बार बार खड़े हुए। और ये खड़े हुए तो अब आप देख लीजिए, आज इनके समूल को नष्ट कर रही है बीजेपी आरएसएस। अभी शरद पवार के जो बेटी का बेटा है, बेटी है, उसकी शादी होने जा रही है आरएसएस के एक व्यक्ति से, जिसे आरएसएस ने वहां एमएलसी का कैंडिडेट भी बनाया। तो अब आप सोच ली, ये है रिश्ते। अडानी से भी जाके शरद पवार बड़े क्लोज मिलते हैं। और इसी तरह अमित शाह को बचाने में बड़ी भूमिका थी, मंत्री थे उस समय शरद पवार, बचाने में भूमिका थी शरद पवार की, और बचाया था अमित शाह को। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वो पाप किए। इसी तरह ममता बनर्जी बंगाल में खुद लेके गई थी, और वही लेके गई थी बीजेपी को, आज वो बीजेपी उन्हें खत्म कर रही। इसी तरीके से पंजाब में अकाली दल बीजेपी को लेके आई थी, और लेकर आई है। आज अकाली दल को कौन खत्म कर रहा है? बीजेपी खत्म कर रही। तो ये आप समझ लीजिए, ये वो लोग हैं, इसी तरीके से करते हैं। हरियाणा में कौन बीजेपी को लेके आया था? वही देवीलाल लेके आए थे। और जब देवीलाल का परिवार लेके आया, देवीलाल लेके आए, तो उसका नतीजा है आज वो खत्म है और भाजपा ही है। तो यही भाजपा करती है, यही बात बता। कई लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह वो पार्टियां तोड़ते हैं, ये उनकी तरीका है, ये सदैव इतिहास है उनका। समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस को इसलिए नहीं तोड़ पा रहे, थोड़ा मोड़ा तोड़ लेते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं तोड़, लेकिन बड़े तौर पे उसे तोड़ नहीं पाते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जमीनी आधार है वहां के यादवों में। असलियत में तो वो यादवों की ही पार्टी है। मुसलमान को जब वो बीजेपी के साथ मिलके खड़े हुए थे और ये खेल खेला गया था, तो मलियाना कांड कराया गया था और कांग्रेस को बदनाम किया गया था, और मलियाना कांड के समय डीआईजी तैनात किया गया था श्रीराम अरुण, जिसका बेटा आज बीजेपी का मंत्री है। तो उसी समय में मुसलमानों पे पुलिस ने हमला किया था, और उसी आधार पे हुआ ये कि मुसलमान नाराज हो गए और कांग्रेस से इतर चले। इसी तरह से खेल किए गए थे बिहार में भी। वो अफसर जो संघी
बैकग्राउंड के थे उन्हें ला करके और इस तरह के केस कराए गए और उसके बाद में कांग्रेस को बदनाम किया गया। तो वही हुआ था। तो बहरहाल कि कांग्रेस तो अपनी गलती सुधार रही थी, लेकिन तब तक वो मुलायम सिंह के साथ चले गए और मुलायम सिंह यादव और मुसलमान के भूते सत्ता में आने लग गए। यह स्थिति और बीजेपी की मदद से आते, तो यह आपको जानने की जरूरत। तो ये उनका एक आधार है, इसलिए थोड़ा उनका उससे ज्यादा नहीं टूट पाता है। कांग्रेस इसलिए क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार है, इसीलिए इन्हें गांधी परिवार से नफरत होती है। गांधी परिवार ही कांग्रेस को एक रखता है, टूटने नहीं देता। जिस दिन गांधी परिवार हट जाए तो आप देखिए कितने टुकड़े होने लगते हैं। आपको याद होगा तिवारी कांग्रेस हो गई थी, शरद पवार की अलग कांग्रेस हो गई, एनसीपी इसी तरीके से और तमाम सारी हो गई। तो जब जब कांग्रेस में कमजोर पड़ा गांधी परिवार, कांग्रेस टूटी है, यह इतिहास गवाह है। और जब जब गांधी परिवार मजबूत रहा, कांग्रेस बची। तो अब आपको समझना है, ऐसे में कॉकरोच का खेल खेला जा रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए ये भाजपा आरएसएस जो गेम प्लान कर रहे हैं वो यही है कि जनता के आगे राहुल गांधी की इस लड़ाई को बदल दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी जो जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसे जनता समझ रही है, इसीलिए ये घबराए और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं साल भर में मोदी निपट जाए। जी हाँ, ये है सच। जय